नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल। आप सबका स्वागत है स्टॉक बॉक्स के बिजनेस स्टैंडर्ड प्लस फाइनेंशियल एक्सप्रेस प्लस इकोनॉमिक टाइम्स के एनालिसिस वीडियो में। यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे बिजनेस न्यूज़पेपर्स के ऐसे आर्टिकल्स जो आपके इनकम, आपके खर्चे, इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू और बिजनेस और जॉब प्रोस्पेक्ट्स, इन 5 फैक्टर्स को जितने भी न्यूज़ और आर्टिकल्स इम्पैक्ट कर रहे हैं, जितने भी इवेंट्स इम्पैक्ट कर रहे हैं, हम सारे इवेंट्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे आज हम लोग एक ओवरव्यू ले लेते हैं आर्टिकल्स का जो हम डिस्कस करेंगे। इंडियाज ईयर ऑफ रिफॉर्म्स इन डिफेंस। सबसे पहले हम डिफेंस सेक्टर के बारे में इस एडिटोरियल को कवर करने वाले हैं, जहां पे हम कह रहे हैं कि 2025 इंडिया का ईयर ऑफ रिफॉर्म्स होना चाहिए डिफेंस सेक्टर के लिए। कुछ बहुत बड़े रिफॉर्म्स आने चाहिए और हम ग्रोथ डिस्कस करेंगे किस तरीके से हम लोग 50% इंक्रीज कर चुके हैं अपना ओवरऑल इंडियन डिफेंस प्रोडक्शन को भी। आते हैं अगले आर्टिकल पे। स्मार्टफोन्स सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट कैटेगरी बन गया है इस टाइम पे। इंडिया इनकॉर्पोरेशन इन्वेस्टमेंट करीब 40% इंक्रीज हुआ है, ग्रोथ हुआ है हमारे इन्वेस्टमेंट्स में बाय इंडियन कंपनीज पिछले 9 महीनों में, एसबीआई की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। कॉशियस ऑप्टिमिज्म है इंडिया में। यूएस का $500 बिलियन का एआई इनिशिएटिव है। एआई इनिशिएटिव मतलब ये $500 बिलियन इन्वेस्ट करने वाले हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। तो इंडिया में इसको लेकर के कॉशियस ऑप्टिमिज्म क्यों है, ये डिस्कस करेंगे। ट्रंप ने थ्रेट किया है कि 10% टैरिफ लगा देंगे चाइना पर, और ईयू पर भी ये टैक्स लगाना चाहते हैं। तो 10% तो कुछ भी नहीं है, जहां बात 50% की हो रही थी। तो मेरे ख्याल से ये तो बिल्कुल ऑलमोस्ट पलट चुके हैं, क्योंकि 10% से तो क्या ही होने वाला है भाई। चाइना को कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला अगर 10% आप टैक्स लगा दो उनके गुड्स पे। ट्रेडिंग विद ट्रंप एडिटोरियल आर्टिकल है कि किस तरीके से इंडिया को अपने सारे ऑप्शंस को ना ओपन रखना पड़ेगा अगर ट्रंप के साथ ट्रेड करना चाहते हैं। ऑन द बॉयल इन 2024, फूड इन्फ्लेशन सीन कूलिंग। फूड इन्फ्लेशन में फाइनली थोड़ी राहत है, तो ये डिस्कस करेंगे कि क्या यहाँ पे इतनी राहत है कि रेट कट्स हम एक्सपेक्ट कर पाए। 80,000 गोल्ड ऐसी ऐसे लेवल पर चला गया है जहां गोल्ड आज तक नहीं गया। 80,000 का लेवल आज तक इंडिया में गोल्ड नहीं अचीव कर पाया, तो डिस्कस करेंगे। और कल गोल्ड से ही रिलेटेड मैंने क्वेश्चन भी पूछा था लोगों से कि गोल्ड यहाँ पे किस चीज के अगेंस्ट एज अ हेज काम करता है। तो यहाँ पे बहुत ही बढ़िया बढ़िया मेरे पास आंसर्स भी आए थे, जो मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहूंगा एक बार। बस यहाँ पे आप देख सकते हो, कुछ बढ़िया आंसर्स आए थे, जैसे कि गोल्ड जो है वो इन्फ्लेशन के अगेंस्ट हेज है। गोल्ड हम लोग करेंसी फ्लक्चुएशन के अगेंस्ट हेज भी यूज कर सकते हैं। इन्फ्लेशन ज्यादातर लोगों का, गोल्ड एक ने कहा है कि अनसर्टेनिटी, वॉलेटिलिटी एंड जियोपॉलिटिकल रिस्क। यस, जियोपॉलिटिकल रिस्क के अगेंस्ट गोल्ड बहुत अच्छा हेज है। वॉलेटिलिटी एंड मेरे ख्याल से मार्केट अनसर्टेनिटी के को आप नहीं कह सकते हो 100%, क्योंकि स्टॉक मार्केट और गोल्ड एक साथ क्रैश हो सकते हैं, कोई नई बात नहीं है, बहुत बार हो चुके हैं। इसके बाद आता है इन्फ्लेशन। कुछ और भी बहुत बढ़िया मेरे पास आज आउटपुट्स हैं, लोगों के इनपुट्स हैं, जो मैं डिस्कस करूंगा। यहाँ पे काफी बढ़िया बढ़िया इनपुट्स आए थे कल, सो इस पे हम थोड़ा सा टाइम देंगे। एंड बाकी आते हैं अपने ओवरव्यू को कंप्लीट करते हैं। एफपीआईज और एफआईआईज अगर आप देखोगे, फाइनेंशियल सर्विसेज में इन्होंने 12,000 करोड़ के स्टॉक्स बेच दिए हैं यहाँ पर 1 जनवरी से 15 जनवरी के बीच में, सिर्फ 15 दिनों में। तो इसका रीजन भी देखेंगे कि एफआईआईज को क्यों नहीं पसंद है भाई हमारे फाइनेंशियल सर्विसेज स्टॉक्स। और इंडिया ओपन टू डील एस यूएस टैरिफ लूम्स, क्योंकि यूएस टैरिफ लगाने की बात कर रहा है, तो इंडिया यूएस के साथ एफटीए करने के लिए इस टाइम पे राजी है। हम फ्री ट्रेड अग्रीमेंट्स करने को यूएस के साथ तैयार हैं। और इंडिया इनकॉर्पोरेशन में दिसंबर हायरिंग अगर आप देखेंगे तो 12 मंथ की हाई पे आ चुकी है। यहाँ पे हायरिंग इंडिया में बड़ी तेजी से बढ़ रही है। तो इसका भी रीजन जानेंगे कि क्या कोई कैपेसिटी एक्सपेंशन हो रहा है बढ़िया, ये जरूर हम लोग देखेंगे। तो आते हैं आप लोगों के कंटेंट पे। आप लोगों ने भी कुछ बहुत अच्छे रिव्यूज दिए थे। सबसे पहले रवि जी ने कहा है कि गवर्नमेंट मोनेटाइज कर रही है एसेट्स। कल हमने मोनेटाइजेशन से रिलेटेड एक कवर किया था आर्टिकल, अगर आप देखेंगे तो उसमें बात हो रही थी कि आईपीओ आएगा, जैसे एनटीपीसी ग्रीन का आईपीओ आया था। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि फिर इसमें इन्वेस्ट करना सही नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट इनके शेयर्स क्यों बेचेगी अगर ये कंपनीज बहुत ग्रो करने वाली है, तो फिर इनका स्टेक बेचेंगी ही क्यों। तो दिस इज ऑल्सो अ गुड पॉइंट, बट इसमें और भी चीजें ऐड हो सकती है मैं कहूंगा। सो दिस इज अ हाइपोथेसिस जो आप बोल सकते हो, लेकिन देखिए हर कंपनी जो होती है वो लिस्ट होती है, वो बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज भी लिस्ट होती है, प्रमोटर शेयर इवेंचुअली बेचते हैं। गवर्नमेंट का रूल अलग है, एंड सरकारी कंपनियां इतना ग्रो कर पाएंगी या नहीं कर पाएंगी ये तो आपको डिसाइड करना है। आपको क्योंकि यहाँ पे मैं इन्वेस्टमेंट एडवाइस यहाँ पे नहीं दे सकता हूँ। For consumption, we can lower interest rate and provide more liquidity, which can boost demand and easier access to credit. यहाँ पे मंथन ने एक अच्छा आंसर दिया है। मेरा सवाल ये था कि अगर आप इंडिया में कंजम्पशन को बूस्ट करना चाहते हो तो आप कैसे करोगे, और टैक्स कट मत बोलना, क्योंकि टैक्स तो 2% लोग पे कर रहे हैं, राइट, इनकम टैक्स।
तो इनकम टैक्स आप नहीं बोल सकते हो। जीएसटी रेट कट्स, यस वो हो सकते हैं। तो इन्होंने कहा है कि हम इंटरेस्ट रेट को घटा सकते हैं और लिक्विडिटी को बढ़ा सकते हैं। ये दोनों चीजें गवर्नमेंट बजट में नहीं कर सकती है मंथन जी, ये आरबीआई का काम है। एंड आरबीआई ये चीज कर सकती है और यही एक्सपेक्टेशन भी है। रागिनी का आंसर था हेजिंग ऑफ इन्फ्लेशन, ये बिल्कुल सही आंसर था। एंड इसके बाद गोल्ड से रिलेटेड आंसर थे। इसके बाद एक और आंसर आया मेरे पास, थोड़ा सा लंबा आंसर है लेकिन मैं इसको बहुत ही क्रिस्प रखूंगा। यहाँ पे आंसर क्या है कि किस तरीके से कंजम्पशन को बढ़ाया जा सकता है। आज भी मेरा सवाल यही है कि जरूर आप पिच इन करो और मुझे ये बताओ कि आप इनकम टैक्स रेट कट से सिर्फ 1-1.5% लोग हैं, 2% लोग हैं, इनके इनकम को इफेक्ट कर सकते हो और कंजम्पशन उनका बढ़ा सकते हो। लेकिन बाकी 99% लोग जो इंडिया में टैक्स नहीं पे करते हैं, इनकम टैक्स, डायरेक्ट टैक्स नहीं पे करते हैं, किस तरीके से इनके कंजम्पशन को बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि ये इस साल का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है हमारे पास। तो जरूर आप बताइए कि बजट में ऐसा क्या आ सकता है। आरबीआई जो चीजें कर सकती है वो कर सकती है, लेकिन गवर्नमेंट बजट में ऐसा क्या ला सकती है। तो इनके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, तो आप भी जरूर पिचिंग कीजिए। मैं आपके जो पॉइंट्स है वो भी डिस्कस करूंगा आर्टिकल में। तो ये मैं डिस्कस करूंगा लास्ट में, क्योंकि काफी सारे लोग वेट कर रहे होंगे न्यूज़पेपर आर्टिकल्स का। तो सबसे पहले न्यूज़पेपर आर्टिकल्स को खत्म करते हैं। इंडिया का ईयर ऑफ रिफॉर्म्स है डिफेंस में, तो क्या होने वाला है इस बार डिफेंस में। अगर आप देखेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने अनाउंस किया है कि ऑब्जर्व करेगा 2025 एज ईयर ऑफ रिफॉर्म्स। ये इस बैकड्रॉप में आ रहा है कि इंडियन डिफेंस प्रोडक्शन 25% से 50% से बढ़ चुका है 2021 से 2024 के बीच में। एक्सपोर्ट्स 31 गुना हो चुके हैं, 31x हो चुके हैं हमारे एक्सपोर्ट्स ओवर द लास्ट डेकेड थ्रू अस। बेस बहुत स्मॉल था, मतलब पहले बहुत ही कम एक्सपोर्ट्स थे, नेग्लिजिबल थे, तो वहां से 31 गुना हुए हैं, तो वो भी बढ़िया ही डेटा है। एंड यहाँ पे पॉलिसी मेजर्स हमने लिया था, जैसे इंडिजनाइजेशन करेंगे, मतलब लोकली प्रोड्यूस करेंगे चीजों को, ठीक है। एंड लिस्ट बनाए हमने मल्टीपल पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन की, एफडीआई को थोड़ा इजी किया। तो अब एरो इंडिया यूनियन बजट आ रहा है, तो यहाँ पे रिविजन होना है डिफेंस एक्विजिशन पॉलिसी में, डीएपी 2020 में। और अराउंड द कॉर्नर देयर इज अ लॉट टू लुक फॉरवर्ड टू। जैसे हमारा जो ड्रीम है विकसित भारत का 2047 का, ये रेस्ट करता है जो स्टेप्स हम ले रहे हैं इस पर। इनोवेशन की अगर बात करें, तो अगर आप प्रोपेल करना चाहते हो इनोवेशन को, रिसर्च को, डेवलपमेंट को, तो यहाँ पे आपको इंक्लूड करना होगा विद इन द एम्बिट ऑफ इंडिजिनस कंटेंट, कि यहाँ पे मेक इन इंडिया प्रोग्राम जो है और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड है, वो प्रॉमिसिंग है कि वो इनोवेशन को बढ़ा पाए, हमारे देश में इनोवेशन को फॉस्टर कर पाए। और जो कंडीशंस हैं, जैसे कि रेसिडेंट कंट्रोल जो रेस्ट्रिक्ट करते हैं इनके एप्लीकेशन को, इनको हम लोग रिकंसिडर करें कि हम इन्हें हटाएं। मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरऑल, एमआरओ, जो ये हमारी इंडस्ट्री है ना डिफेंस में, मेंटेनेंस का जो काम होता है डिफेंस इक्विपमेंट्स की, ये भी बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, क्योंकि डिफेंस इक्विपमेंट्स को मेंटेन करने में भी खर्चा बहुत आता है। तो इंडिया का जो मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरऑल मार्केट है, ये ग्रो होने वाला है टू $4 बिलियन बाय 2031। एंड अकॉर्डिंग टू नीति आयोग, जो लो कॉस्ट इंग्लिश स्पीकिंग और डाइवर्स इंजीनियरिंग टैलेंट है, उनका पोटेंशियल है कि नॉट ओनली वो फिल करे डिमांड गैप को, बट ऑल्सो अ ग्लोबल एमआरओ हॉटस्पॉट बन पाए। मतलब दूसरे देशों को हम लोग मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरऑल की सर्विसेज प्रोवाइड करें उनके डिफेंस इक्विपमेंट के लिए। तो यहाँ पे सिनर्जी जो है हमारी सिविल एरोस्पेस की और डिफेंस की, ये हमारी काफी मदद कर सकती है इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक बेनिफिट्स में भी, जहाँ पे गवर्नमेंट जीएसटी को कम कर सकती है। ऑलरेडी यहाँ पे हो चुका है कम टू 5% फ्रॉम 18%, और गवर्नमेंट इसे एग्जेम्प्ट भी कर सकती है और कंपेटिटिव बनाने के लिए। प्रोक्योरमेंट ओवरऑल, तो कोई हिडन सीक्रेट नहीं है कि जो एंटायर वेपन एक्विजिशन प्रोसेस है ना, जो हम वेपन खरीदते हैं दूसरी कंट्री से, अपने कंपनी से भी, वो बहुत ही स्लो है, ठीक है। एंड इंडियन गवर्नमेंट ने एक्नॉलेज भी किया है कि जो प्रोसीजर्स है ना, इनको और सिंपलर बनाना होगा और टाइम सेंसिटिव बनाना होगा। जो इंडस्ट्री है वो आगे यहाँ पे दे आर लुकिंग फॉरवर्ड कि जो प्रोक्योरमेंट प्रोसेस है उसमें चेंजेस आए और इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस हम अडॉप्ट कर पाए। अप्रोप्रिएट इंसेंटिव्स, इंडिया का जो सक्सेस है विद कंसेशनल मैन्युफैक्चरिंग टैक्स रेट्स और प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव, यहाँ पे सजेस्ट करता है कि अब आ गया है टाइम कि आप जो डिफेंस है इस पर ये स्कीम लेकर आए, और 15% कंसेशनल कॉर्पोरेट टैक्स रेट आए इन पर, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज पर जो टैक्स रेट है कॉर्पोरेट टैक्स, वो कम हो जाए। कैपिटल एंड कैपेबिलिटी, स्टिल नेशनल स्टेजेस में है इंडियन डिफेंस सेक्टर, तो यहाँ पे कैपिटल तो चाहिए, लेकिन कैपेबिलिटी भी चाहिए हमें, कि बाहर से टेक्नोलॉजी आए, कैपेबिलिटी आए एडवांस इकोनॉमी से हमारे देश में। और यहाँ पे क्या करना होगा हमें, हमें होली ओन सब्सिडरीज, पूरी तरीके से ओन 100% सब्सिडरीज जो है फॉरेन ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स के, उनको इंडिया में परमिट करना होगा सेटअप करने के लिए एज इंडियन वेंडर्स, एंड ये भी विदाउट रिस्ट्रिक्शन ऑफ कंट्रोल एंड ओनरशिप। तो इन ऑल एक्विजिशन कैटेगरीज अगर आप देखोगे अंडर डैप 2020, ये हेल्प करेगा फैसिलिटेट करने में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जो रेस्ट्रिक्टेड है फॉर ट्रांसफर,
जहाँ पे चैलेंजिंग है हमारा एग्जिस्टिंग 49 से 79% कैप में करना अंडर डीएपी 2020। तो कहीं ना कहीं हमें 100% सब्सिडरीज अलाउ करने होंगे, ताकि बाहर से कैपेबिलिटीज भी इंडिया में आए, ना कि सिर्फ कैपिटल। टेनेबल बजट्स, तो हमारा जो केपेक्स है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, वो सिर्फ 6% इंक्रीज हुआ था लास्ट ईयर फिस्कल प्रेशर्स की वजह से। और इंडिया ने 2025 को क्योंकि ईयर ऑफ डिफेंस रिफॉर्म्स डिक्लेयर किया है, तो यहाँ पे कुछ बड़े कैपिटल एक्सपेंडिचर भी आने चाहिए। इंडिया को अपना डिफेंस बजट राइटर के अकॉर्डिंग थोड़ा और बढ़ाना चाहिए। तो इंडिजिनस कंटेंट, डीएबी 2020 यहाँ पे रिक्वायर करता है कि जो ओएम है, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स हैं, ये 50 से 60% जो यूज कर रहे हैं रॉ मटेरियल, वो इंडिया से ही लाएं, लोकली प्रोड्यूस करें। और जो हमारा, अगर आप देखोगे इन स्टार्क कॉन्ट्रास्ट कि हमारे जो एम्बिशियस इंडिजिनस कंटेंट थ्रेशोल्ड्स हैं, इवन जो मेजर डिफेंस एक्सपोर्टर्स हैं ना दुनिया के, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स और चाइना, जो वर्ल्ड के 15 लार्जेस्ट इंपोर्टर्स भी हैं अकॉर्डिंग टू स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो दुनिया की ऐसी कोई कंट्री नहीं है जो डिफेंस प्रोडक्ट्स और डिफेंस इक्विपमेंट बिना कुछ इंपोर्ट किए बना देती है। तो ये लोकलाइजेशन वाला जो चोचला है, इसको आप खत्म करो। यूएस भी चीजें लोकलाइज नहीं रखती है, ना चाइना रखती है। डिफेंस में इतने वाइड वैरायटी ऑफ चीजें आपको चाहिए कि आपको यहाँ पे इंटरनेशनली सर्च करना होगा चीजों को, और आपको इंपोर्ट करना ही होगा बाहर से चीजों को। फर्दर इन्होंने कहा है कि जो एक्सटेंड डेफिनेशन है इंडिजिनस कंटेंट का डैप 2020 में, मतलब डेफिनेशन इंडिजिनस कंटेंट का, इंडिजिनस मतलब यहाँ पे लोकल कंटेंट का, वो एम्फसाइज करता है मैन्युफैक्चरिंग पर, लेकिन ये इंसेंटिवाइज नहीं करता है ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को कि वो क्रूशियल सर्विसेज जैसे कि इंजीनियरिंग सपोर्ट, आफ्टर सेल सपोर्ट और स्किल डेवलपमेंट, ये सारी चीजें इस पर फोकस करें। और जो लैक ऑफ इंसेंटिव है, इसकी वजह से ओएम्स जो है वो कंट्रीब्यूट नहीं करती हैं इन एस्पेक्ट्स में टू इंडियाज डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम, हिंडरिंग इट्स ग्रोथ। एडिशनली इनका ये भी कहना है कि जो एब्सेंस है स्ट्रेटेजिक मल्टीप्लायर्स का डोमेस्टिक सोर्सिंग या इन्वेस्टमेंट के लिए डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में या माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस में, वहां पे लैक ऑफ क्लैरिटी है कॉम्पिटिशनल और प्रोसीजरल प्रोसेस में, कि क्या कॉम्पिटिशनल और प्रोसीजरल प्रोसेस है, जिसकी वजह से बहुत परेशानी होती है इन्हें। और इंडियाज रोड टू इंडिजनाइजेशन, तो जो क्लोज एंगेजमेंट है प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर के बीच में, ये बहुत क्रिटिकल है कि दोनों कोलैबोरेट करें, ताकि एक मजबूत और एक इनोवेटिव डिफेंस पॉलिसी हम बनाएं। बजटरी एलोकेशंस के साथ सिर्फ पैसे दे देने से काम नहीं होता है। जैसे सिर्फ स्कूल की फीस भरने से कोई ऐसा नहीं है कि बच्चे बहुत सक्सेसफुल हो जाएंगे एजुकेशन के मामले में। तो वैसे हमारी इंडस्ट्रीज भी है, खाली पैसा दे दोगे उससे नहीं होगा, आपको एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट बनाना होगा, आपको रेगुलेटरी प्रैक्टिसेस आपके थोड़े सुधारने होंगे, जो आपके रेगुलेशन है उसको बहुत ईज करने होंगे, स्टेबलाइज भी करने होंगे। और क्योंकि हम स्टेप इन कर रहे हैं ईयर ऑफ डिफेंस रिफॉर्म्स में, तो जो रिविजन आएंगे डिफेंस एक्विजिशन पॉलिसी में 2020 में, वो इमिनेंट है। एंड हम होप कर रहे हैं कि जो कोलैबोरेशन है उसकी वजह से हम आत्मनिर्भरता, सेल्फ रिलायंस ड्रीम सूनर देन एक्सपेक्टेड हम अचीव कर। आते हैं अगले आर्टिकल पे, स्मार्टफोन्स सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट कैटेगरी नाउ। स्मार्टफोन्स अब इमर्ज कर चुका है इंडिया सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट कैटेगरी अकॉर्डिंग टू हार्मोनाइज्ड सिस्टम कोड्स, जो हम इंटरनेशनल ट्रेड क्लासिफिकेशन के लिए यूज करते हैं, डब्ल्यूटीओ द्वारा ये क्लासिफाई किया जाता है। तो इस सेगमेंट जो है अब ये टॉप स्पॉट पर भी आ सकता है। डीजल फ्यूल एक्सपोर्ट्स, ऑटोमोटिव डीजल फ्यूल एक्सपोर्ट्स को ये चैलेंज कर रहा है। कॉमर्स मिनिस्ट्री का डेटा आया जिसमें कहा कि स्मार्टफोन एक्सपोर्ट्स अब $13 बिलियन हो चुके हैं यहाँ पे अप्रैल से नवंबर वाले पीरियड के लिए। सेकंड स्पॉट अब इनका है, और ये 46% इंक्रीज आया है। पिछले साल ये 8.9 बिलियन था स्मार्टफोन एक्सपोर्ट, अब कितना हो चुका है 46 बिलियन। और ये रीजन है, अगर आप देखोगे तो कई सारी कंपनीज जैसे कि डिक्सन वगैरह, ये एक साल में 2-3 गुना बढ़ चुकी है पिछले एक साल में, अगर आप देखोगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्ट इतना बढ़िया तरीके से इंडिया में ग्रो चुका है। स्पेसिफिकली जो हमारी प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम्स आई थी, काफी बेनिफिट उठाया है यहाँ पे स्मार्टफोन इंडस्ट्री ने, अगर आप देखेंगे इस स्कीम का, इस इंसेंटिव स्कीम का। तो एप्पल इनकॉर्पोरेशन अपने आईफोन के थ्रू अकाउंट करता है 2/3 ऑफ इंडिया स्मार्टफोन एक्सपोर्ट्स ड्यूरिंग द पीरियड अंडर रिव्यू, और अंडरस्कोर करता है इम्पैक्ट ऑफ प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव्स। India's incorporation investments rise 39% in 9 months of FY25 SBI report. इंडियन कंपनीज ने अनाउंस किया है इन्वेस्टमेंट्स 32 ट्रिलियन रुपीस का पहले 9 महीने में करंट फाइनेंशियल ईयर के, यहाँ पे 39% इंक्रीज है कंपेयर टू 23 ट्रिलियन सेम पीरियड अगर आप देखेंगे लास्ट फाइनेंशियल ईयर ये था, और अब 32 ट्रिलियन हो चुका है। तो प्राइवेट सेक्टर कंट्रीब्यूट करता है यहाँ पे राइजिंग टू 70% अकॉर्डिंग टू स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और जो स्ट्रॉन्ग पाइपलाइन है 13.6 ट्रिलियन की रुपीस की, यहाँ पे बात कर रहा हूं मैं, डॉलर्स की नहीं,
इन द वर्क इन प्रोग्रेस कैपिटल हाईलाइट करता है कि सिग्निफिकेंट ग्रोथ मोमेंटम है हमारा ड्यूरिंग द कमिंग ईयर्स एंड गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट 4.1% हो चुका है ऑफ जीडीपी इन FY23 और जो ये हाईएस्ट है FY 2012 से। तो काफी बढ़िया गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट भी हमें देखने को मिल रहा है। प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट जो है शेयर ऑफ जीडीपी 11.9% पे आ चुका है और ये भी हाईएस्ट है 2016 से लेके अभी तक। तो प्रिलिमिनरी जो डेटा FY24 का एक्सपेक्टेड है कि वो आ जाएगा बाय एंड ऑफ February एंड ये दिखाएगा, हो सकता है कि ये एस्टिमेटेड है कि दिखाएगा कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो है करीब 12.5% हो जाएगा ऑफ जीडीपी। और एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स ये एक की फंडिंग सोर्स रहने वाले इंडिया के लिए, मतलब बाहर से जो हम फॉरेन लोन्स ले रहे हैं, जहां पे आउटस्टैंडिंग एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग्स है हमारे $190 बिलियन एज ऑफ सितंबर 2024। यहाँ से स्लाइट इंक्रीज देखने को मिलेगा हमें प्रीवियस क्वार्टर में। नॉन रुपी और नॉन एफडीआई कंपोनेंट्स हमारे अकाउंट करते हैं $155 बिलियन, जिसकी वजह से स्टेबिलिटी आती है ड्यू टू लोअर वॉलेटिलिटी फ्रॉम हेजिंग। प्राइवेट कंपनीज होल्ड करती हैं करीब 63% ऑफ दीज बोरिंग्स। ये जितने भी हमारे एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग्स हैं ईसीबी, इसमें 74% जो उधार है जो बाहर से ले रखा है हमने, वो किसने ले रखा है? 74% प्राइवेट कंपनीज ने। और प्राइवेट सॉरी यस इनका जो सॉरी जो 74% इनका एक्सपोजर हेज्ड है और प्राइवेट कंपनीज 63% ओवरऑल एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग्स होल्ड करती हैं और 74% इसमें से जो शेयर है वो हेज्ड है। क्योंकि आप फॉरेन करेंसी में जब कुछ भी लेते हो ना लोन वगैरह, तो आपको हेज करना पड़ता है। क्यों हेज करना पड़ता है? अब मान लो आपने 10% ब्याज पे लोन लिया, लेकिन आपने डॉलर में लिया। अब जो आपका लोन है उसमें अगर रुपया कमजोर हो गया डॉलर के 10%, तो आपका 10% तो खर्चा ऐसे ही बढ़ गया आपके लोन की अमाउंट जो आपको रीपे करनी है। तो ये तो बहुत खतरनाक हो सकता है हमारे लिए, राइट? तो इसीलिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हेज यहाँ पे हमें करना पड़ता है करेंसीज को, अलग अलग करेंसीज को। अब कल ही हमने पूछा था आपसे कि गोल्ड आपको किस चीज के अगेंस्ट हेज प्रोवाइड करता है। तो हेज प्रोवाइड करने का मतलब ही क्या है कि बेसिकली कहीं से अगर आपको लॉस हो तो वो उसको ऑफसेट करेगा। तो यहाँ पे ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो जो हेजिंग रेशियो है नॉन रुपी नॉन एफडीआई ईसीबी का ये 68% पे आ चुका है। तो जो 2/3 टोटल एक्सटर्नल लोन्स हैं हमारे, बाहरी फॉरेन लोन्स हैं, ये हेज थे। जो पहले 55% था, अभी हो चुका है करीब करीब 66%। एंड यहाँ पे ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो हमारे लास्ट कुछ महीने में स्पेसिफिकली मैं बताऊं, मैंने 3-4 दिन पहले न्यूज़ में कवर किया है कि जो एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स हैं ये नीचे गए हैं, क्योंकि रुपया जैसे जैसे डिप्रिशिएट हो रहा है तो एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग्स में भी कंपनी थोड़ा हेजिटेट कर रही है कि यार डॉलर के डिनोमिनेशन में हमें लोन नहीं लेना है। कॉशियस ऑप्टिमिज्म इन इंडिया ओवर यूएस 500 बिलियन एआई इनिशिएटिव। अच्छा, एक और चीज यहाँ पे अगर मैं बात करूं, आप ये बताइए कि इंडिया अगर लोन लेता है, हमारे जो लोन्स हैं वो सबसे ज्यादा कौन से करेंसी में डिनोमिनेटेड है? मुझे टॉप 3 बताइए। आज का ये सवाल है आपसे। हमारे जितने भी एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग्स हैं या इंडिया में जितने भी हमारे लोन्स हैं जो हम एक्सटर्नल ले रहे हैं, कौन सी करेंसी में डिनोमिनेटेड? अब ये रुपए में है, रूबल्स में है, डॉलर में है, दिनार में है, कौन सी ऐसी करेंसीज है टॉप 3 जिसमें हमारे सबसे ज्यादा लोन्स है? आते हैं अगले आर्टिकल पे, कॉशियस ऑप्टिमिज्म इन इंडिया ओवर यूएस $500 बिलियन एआई इनिशिएटिव। अब यूएस देखिए कितना पैसा इनके पास और ये टेक्नोलॉजी पे कितना खर्च करता है। ऐसे ही ये टेक्नोलॉजिकली सबसे एडवांस नहीं है दुनिया में। $500 बिलियन का बजट है इनका टारगेट प्रोजेक्ट जो डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस किया ऑन सेकंड डे ऑफ हिज प्रेसिडेंसी टू बिल्ड अ मैसिव एआई इंफ्रास्ट्रक्चर। ये एआई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाहता है कंपनी में, और यहाँ पे काफी कॉशियस ऑप्टिमिज्म था इंडिया में, क्योंकि कुछ एक्सपर्ट्स और इंडस्ट्री कैप्टन कह रहे हैं कि यहाँ पे बड़ी अपॉर्चुनिटी है इंडियन इंजीनियरिंग टैलेंट के लिए फॉर द कंट्री एज अ होल। बाकी दूसरे लोग वार्न कर रहे हैं कि अमेरिका का इंटेंट ये है कि स्ट्रॉन्ग कंट्रोल हासिल कर ले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर और किसी के साथ ये शेयर ना करे इस टेक्नोलॉजी को। जैसे कि जो प्रेसिडेंट है हमारे इंडियन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सेमीकंडक्टर एसोसिएशन के, उन्होंने कहा कि यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है कि हम इंडिया की एआई एम्बिशंस को भी एक्सेलरेट करें और पार्टनरशिप करें यूएस के साथ, ठीक है, ताकि इंडिया का रोल यहाँ पे इंक्रीज हो, जो कटिंग एज टेक्नोलॉजी और हम इनसे कुछ सीखे भी, कंसेप्शलाइज करें और अपने खुद के लार्ज स्केल इनिशिएटिव्स बनाएं। और जो मेजर कंपनीज है जो सपोर्ट करती है इस इनिशिएटिव को, जैसे कि एनवीडिया, आर्म, माइक्रोसॉफ्ट, सॉफ्टबैंक, ओरेकल एंड ओपन एआई, ऑलरेडी इनका बहुत ही सिग्निफिकेंट प्रेजेंस है इंडिया में और एक्टिवली वो इंडियन टैलेंट को यूटिलाइज भी कर रही है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, काफी एवेन्यूज क्रिएट हो रहे हैं इंडियन प्रोफेशनल्स के लिए कि वो एक्सपोजर गेन करे और कंट्रीब्यूट करे ऐसे मॉन्यूमेंटल प्रोजेक्ट्स में और फर्दर एनहांस करे अपने एक्सपर्टीज को इन एडवांस एआई टेक्नोलॉजीज। तो बहुत सारे ऐसी कंपनीज हैं जिन्होंने एक्सप्रेस किया है कंसर्न्स ओवर द रीसेंट एक्सपोर्ट कंट्रोल ऑफ एआई डिफिजन चिप्स एंड जो पॉलिसी इंट्रोड्यूस की गई है बाय बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन। तो यहाँ पे कॉशियस ऑप्टिमिज्म है कि जो इनकमिंग डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है ये कंसिडर करेगा कि
फीडबैक क्या है इंडस्ट्री का, ओवर 120 दिन का यहाँ पे रिव्यू पीरियड है। एंड यहाँ पे हो सकता है कोई रिलैक्स स्टैंस थोड़ा सा रखे एआई एक्सपोर्ट कंट्रोल्स में, स्पेशली टुवर्ड्स इंडिया एंड जो दूसरे फ्रेंड्स हैं यूएस के उनके लिए। तो यहाँ पे हाईलाइट करता है जो क्रिटिकल रोल है एआई का ग्लोबल इकोनॉमी को शेप करने में, और ऐसे इनिशिएटिव्स टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन तो बढ़ाएंगे ही बढ़ाएंगे, साथ में अपॉर्चुनिटीज भी बनाएंगे इंटरनेशनल कोलैबोरेशन के लिए, और नेशंस को एनकरेज करेंगे जैसे कि इंडिया कि वो भी ऐसे विजन बनाए अपने लिए जहां पे एआई वगैरह के लिए इतने बड़े बजट हम भी एलोकेट करें। ट्रम्प थ्रेटन्स 10% टैरिफ ऑन चाइना कंसिडर्स ईयू लेवी। तो यहाँ पे डोनाल्ड ट्रम्प ने क्या कहा है कि इन्होंने वाव किया है, प्रॉमिस किया है कि यूरोपियन यूनियन पे टैरिफ लगाएंगे, टैक्स लगाएंगे, और 10% का पिनिटिव ड्यूटी लगाने को सोचे थे चाइनीज इंपोर्ट्स पर, क्योंकि फेंटेनिल जो है चाइना से यूएस आ रहा है वाया मेक्सिको एंड कनाडा। और इन्होंने कहा कि जो लेटेस्ट टैरिफ थ्रेट्स हैं रिमार्क्स में टू रिपोर्टर्स एट व्हाइट हाउस कि यहाँ पे ये इमीडिएटली करेंगे इम्पोजिंग टैरिफ्स जैसे इन्होंने प्रॉमिस किया था। एंड फाइनेंशियल मार्केट्स और ट्रेड ग्रुप जो है इन्होंने एग्जॉल्व किया है ब्रीफली ट्यूसडे को, लेकिन यहाँ पे जो लॉन्ग स्टैंडिंग इनका डिजायर था कि 25% टैरिफ लगाएंगे और ये सारी चीजें लगाएंगे, अभी वो तो हमें देखने को नहीं मिल रहा है। राइट, 10% लगा दोगे ठीक है, चाइना को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है 10% से, जब तक कि आप 20 30 40% पे नहीं जा रहे हो। तो ट्रम्प ने कहा कि ईयू और दूसरी कंट्रीज जो है इनके पास भी ट्रबलिंग ट्रेड सरप्लसेस हैं यूनाइटेड स्टेट्स के साथ। तो यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स को भी कुछ देखना होगा कि वो चीजें एक्सपोर्ट करे दूसरी कंट्रीज को, क्योंकि जिस हिसाब से यूएस की करेंसी है, यूएस के लिए एक्सपोर्ट करना बड़ा मुश्किल है। देखिए ये बड़ा ही अनरीजनेबल चीज है जो डोनाल्ड ट्रम्प बोल रहे हैं, और पर्सनली यहाँ पे मुझे अपना ओपिनियन नहीं देना चाहिए, बट स्टिल आप खुद बताइए, आप दीजिए अपना ओपिनियन कि आपको ऐसा नहीं लगता है कि एक आदमी जो कह रहा है कि यूएस के डॉलर का डोमिनेंस और बढ़ना चाहिए और मजबूत होना चाहिए, ऊपर जाना चाहिए, और हमारा एक्सपोर्ट ये भी ऊपर जाना चाहिए, ये थोड़ा सा अनरीजनेबल साउंड करता है कि आप compete कैसे करोगे बाकी करेंसीज के अगेंस्ट। आप अगर एक्सपोर्ट बढ़ाना चाह रहे हो डॉलर और डॉलर को भी स्ट्रेंथन आप करना चाह रहे हो, तो ये काफी एक प्रॉब्लमैटिक चीज है। और इसके अलावा आप इन्फ्लेशन को कह रहे हो कि आप कम करोगे, कैसे क्या करोगे आप कह रहे हो कि आप एनर्जी प्राइसेस को नीचे लाओगे, लेकिन अगर आप इंडिया में आने वाली हर चीज पे अगर 30% आप टैक्स लगा दोगे, ठीक है, तो आपको नहीं लगता कि महंगाई थोड़ी सी बढ़ जाएगी? राइट, चीजें थोड़ी महंगी हो जाएंगी, हर चीज आपके लिए जो इंपोर्ट हो रही है अगर 30% एक्सपेंसिव हो जाए तो, राइट, ये डिफिकल्ट होगा हमारे लिए। तो फिर वही चीज है कि वो इन्फ्लेशन को बोल रहे हैं और नीचे लेके जाएंगे, तो कैसे वो कर पाएंगे? तो यहाँ एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो और जो प्रॉब्लम ये कि जो प्रॉमिस किया है ये थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्टरी है। तो या तो ये चीज अचीव हो सकती है या तो ये चीज अचीव हो सकती है, ये दोनों एक साथ नहीं हो सकते, जहां तक मुझे ऐसा लगता है फिलहाल, कि वो यूएस को एक्सपोर्ट सरप्लस या मैं कहूंगा एक स्ट्रॉन्ग एक्सपोर्टिंग इकोनॉमी अगर बनाना चाहते हैं, वो भी मेजर पार्टनर्स के साथ, इंडिया, ईयू, चाइना, तो मुझे नहीं लगता कि ये पॉसिबल है जिस हिसाब से डॉलर को ये स्ट्रेंथन करना चाहते हैं उसके साथ। तो यूरोपियन यूनियन का कहना है इनके इनका कहना है ईयू के बारे में कि बहुत ही यूरोपियन यूनियन इज वेरी वेरी बैड टू अस, ठीक है। एंड इन्होंने रिपीट किए अपने कमेंट्स जो मंडे को किए थे, तो इनके ऊपर भी हम टेरिस लगा देंगे एंड तभी जो है हम एक फेयर प्लेग्राउंड क्रिएट करेंगे। तो ट्रम्प ने कहा था कि इंपोज करने को सोच रहे हैं ड्यूटीज कनाडा पे और मेक्सिको पे, जब तक कि ये ट्रैफिकिंग को कंट्रोल नहीं करते हैं, इलीगल माइग्रेंट्स को, फेंटेनिल को, ड्रग्स का प्रॉब्लम काफी है यूएस में, और इंक्लूडिंग प्रीकर्सर केमिकल्स जो चाइना से आते हैं अक्रॉस यूएस बॉर्डर्स। तो उन्होंने थ्रेटन किया था 10% ड्यूटी लगाएंगे चाइनीज इंपोर्ट्स पे बिकॉज ऑफ ट्रेड, लेकिन इन्होंने रीअलाइन कर दिया फरवरी को वन डेडलाइन पे, और कहा कि चाइना ने कहा है कि वो मेंटेन करना चाहता है कम्युनिकेशन यूएस के साथ, ताकि डिफरेंसेस को चाइना और यूएस दोनों मिलकर हैंडल कर पाए और दोनों म्यूचुअली बेनिफिशियल कोऑपरेशन कर पाए। तो ये स्टेबल और सस्टेनेबल टाइज रखना चाहते हैं यूएस के साथ, फॉरेन मिनिस्ट्री का ये कहना है। और चाइना ने कहा कि देखिए अगर कोई भी ट्रेड वॉर या टेरिफ वॉर होता है तो इसमें कोई भी विनर या लूजर नहीं होता है, दोनों ही लूजर होते हैं। और चाइना ने कहा कि वो ऑलवेज फर्मली सेफगार्ड करेगा अपने नेशनल इंटरेस्ट को। एंड यहाँ पे ये भी कहा गया ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा कि ट्रम्प का जो कनाडा और मेक्सिको टैरिफ थ्रेट है ये इसलिए है ताकि ये दो कंट्रीज को इलीगल माइग्रेशन और इलिसिट ड्रग पे कंट्रोल करने के लिए फोर्स कर सके टैरिफ्स के थ्रू, धमकी के थ्रू। तो जो रीजन ये है कि ये 25%, 10% का टैरिफ सोच रहे हैं, क्योंकि अमेरिकन जो है 300 अमेरिकन डेली मरते हैं एवरी डे फ्रॉम फेंटेनिल ओवरडोजेस, इनका ये कहना है। तो कहीं ना कहीं जो ड्रग प्रॉब्लम है यूएस में, इसको सॉल्व करने के लिए ये अपने नेबर्स पे फोर्स, नेबर्स को प्रेशराइज करना चाहते हैं। आते हैं अगले आर्टिकल पे, ट्रेडिंग विद ट्रम्प, इंडिया को क्या करना चाहिए यहाँ पे। अब यहाँ पे काफी सारे ट्रेडिंग पार्टनर्स में ना रिलीव था, यूएस यूएस के ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं
क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी सेकंड प्रेसिडेंसी जो है टैरिफ इंपोज करने के साथ स्टार्ट नहीं की, जो एक्सपेक्टेशंस थी उसके हिसाब से। और जो रिलीफ है वो अनलाइकली बहुत ज़्यादा दिन तक रहने वाला है, क्योंकि इनका जो फंडामेंटल चेंज है पॉलिसी थिंकिंग में, ये बिल्कुल भी उसके उसको तो रिफ्लेक्ट नहीं करता है। एक्सपेक्टेड यही है कि सब लोग सोच रहे थे कि जो टैरिफ थ्रेड्स हैं, टैक्स के थ्रेड्स हैं, इससे ट्रेडिंग पार्टनर्स को नेगोशिएटिंग टेबल पे लाएंगे कि भैया मैं 25% टैक्स लगा रहा हूँ, आपको नेगोशिएट करना है तो आप आ जाओ और डिस्कस कर लो। और इसके बाद कोई बेटर डील नेगोशिएट करेंगे यूएस के लिए। तो कंट्री जो है वो नॉनदलेस इंक्रीज टैरिफ तो फेस करेंगी, लेकिन कितना टैरिफ इंक्रीज होगा ये डिपेंड करेगा वैरायटी ऑफ फैक्टर्स पे। और इनका जो पहला दिन था ऑफिस में, ट्रंप ने कहा कि वो सोच रहे थे कि जितना भी 25% का टैरिफ लगाना चाहते हैं कनाडा और मेक्सिको पर, वो होगा February 1 पे। तो एडमिनिस्ट्रेशन ने रिपोर्टेडली कहा कि वो रीनेगोशिएट करना चाहेगा यूएस मेक्सिको कनाडा ट्रेड डील, और कहा कि जो 10% टैरिफ है वो चाइनीज इंपोर्ट्स पे लगाना चाहेगा और यूरोपियन यूनियन पे भी। तो बेसिक आर्ग्यूमेंट क्या है कि दुनिया ना यूएस के लो टैरिफ की वजह से बेनिफिट उठाती है, फायदा उठाती है यूएस का। और इसकी वजह से क्या है कि मैन्युफैक्चरिंग पूरी दुनिया में बाहर ही हो रहा है, यूएस में नहीं हो रहा है मैन्युफैक्चरिंग। तो इसकी वजह से क्या है कि हम टैरिफ को अगर बढ़ा देंगे तो इससे इंपोर्ट करना यूएस में सामान ज्यादा महंगा हो जाएगा और प्रोड्यूस करना इजी हो जाएगा। इससे डिमांड जो है प्रोडक्ट्स का वो क्या होगा, यूएस में आएगा और यूएस में मैन्युफैक्चरिंग काफी बढ़ेगा, और इससे लार्ज अमाउंट ऑफ रेवेन्यू भी ये जनरेट कर पाएंगे, मिस्टर ट्रम्प का ये कहना है। तो ये एक्सटर्नल रेवेन्यू सर्विसेज भी बनाना चाहता है जो मासिव अमाउंट्स ऑफ मनी एज अ रिजल्ट ऑफ टैरिफ आ रहा है ट्रेजरी में लेकर आए। तो काफी सारे इकोनॉमिस्ट ने कहा कि बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम है इस लाइन ऑफ थिंकिंग में, क्योंकि अगर आप टैरिफ बढ़ा दोगे तो इसके बहुत सारे इंप्लीकेशन हो सकते हैं, जैसे कि अमेरिकन कंज्यूमर को हर चीज के लिए पैसा बहुत ज्यादा पे करना होगा। ठीक है, इसकी वजह से डिमांड गिर जाएगा। इसके अलावा ये पुश कर सकता है इन्फ्लेशन रेट को, जो यूएस फेडरल रिजर्व ऑलरेडी स्ट्रगल कर रहा है, जहां पे कि मीडियम टर्म टारगेट जो 2% का है इनका, ये इसको वहां पर लेकर आ सके। इसके बाद सब्सटैंशियल इंक्रीज हो जाएगा इन्फ्लेशन रेट में, इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन में, तो फेडरल रिजर्व को ब्याज दर बढ़ाने पड़ जाएंगे। और अगर ये भी पॉसिबल है कि जो ट्रेडिंग पार्टनर्स है वो भी चुपचाप नहीं बैठेंगे, अगर आप उन पे टैरिफ लगाओगे तो वो रिटेलिएटरी टैरिफ लगाएंगे। इससे यूएस का एक्सपोर्ट भी हर्ट होगा और ये निगेट करेगा इम्पैक्ट ऑफ टैरिफ्स ऑन ट्रेड बैलेंस, और ये हर एक इंसान को और वर्स ऑफ कर देगा जितना वो थे उससे। तो डिपेंडिंग ऑन इंक्रीज इन टैरिफ्स एंड एक्शन बाय अदर कंट्रीज, यहाँ पे वेरिंग आउटकम्स हो सकते हैं। जैसे नन इज लाइकली टू बेनिफिट इन द यूएस इन द लॉन्ग रन, किसी का फायदा नहीं होने वाला लॉन्ग रन में। और ये पहली बार नहीं है जब ट्रंप ने थ्रेटन किया है कि वो टैरिफ इंपोज करेंगे। जो पहला ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन था उन्होंने इंपोज किया था हाई टैरिफ चाइनीज इंपोर्ट्स पर 2018-19 में। एंड जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को अगर आप देखेंगे तो ज्यादातर टैरिफ इन्होंने रखे जो ट्रंप ने अनाउंस किए थे, और फ्रेश अलग से टैरिफ और लगा दिए। तो जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने अच्छा खासा टैरिफ बढ़ाया है, अगर आप देखोगे चाइना पर स्पेसिफिकली। तो टैक्स फाउंडेशन है थिंक टैंक, उनका ये कहना है कि अगर ये टैक्सेस लग जाते हैं इंपोर्ट ड्यूटीज, तो इससे जो लॉन्ग रन जीडीपी है ये 0.2% से घटेगा और एम्प्लॉयमेंट करीब 1,42,000 फुल टाइम जॉब्स यहाँ पे हट जाएंगे यूएस में। और जो प्रपोज टैरिफ है यूएस मेक्सिको एंड चाइना पे, इसका एक डीपर इम्पैक्ट भी होगा। तो इंडिया को यहाँ पे बहुत केयरफुली आगे बढ़ना है गिवन द सर्कमस्टांसेस। अगर आप देखोगे तो ट्रंप ने थ्रेट किया है कि 100% टैरिफ लगा सकते हैं ब्रिक्स कंट्रीज पर, अगर इन्होंने डॉलर को छोड़ने की कोशिश की तो। इनको डॉलर ही यूज करना है, इन्होंने धमकी दी है इंडिया को भी डॉलर में ही पे करना होगा तभी, नहीं तो भाई हम 100% टैक्स लगा देंगे आप पर। तो इंडियन पॉलिसी मेकर्स जो है इन्हें परसुएट करना होगा न्यू यूएस एडमिनिस्ट्रेशन को कि इंडिया एंड चाइना इनको क्लब नहीं करना चाहिए, एक साथ नहीं देखना चाहिए। और इंडिया जो है यहाँ पे काफी प्रेगमेटिक होकर इसे सारे आगे अप्रोच अपने अपनाने होंगे। रिपोर्टेड ये है कि इंडिया कंसिडर कर रहा है वेरियस ऑप्शंस, जैसे कि ड्यूटी रिड्यूस करना, इंपोर्ट करना ज्यादा यूएस से। इंडिया नेट इंपोर्टर है फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, तो कुछ इंपोर्ट्स वो यूएस में शिफ्ट कर देगा। हम लोग ऑलरेडी नेट इंपोर्टर है, हम पे आप टैरिफ लगा के करोगे क्या? दुनिया में एक आधी तो कंट्रीज है जहां पे हम लोग एक्सपोर्ट सरप्लस में रहते हैं। तो ऑन द बॉयल इन 2024 फूड इन्फ्लेशन सीइंग कूलिंग। आते हैं अगले आर्टिकल पे। फूड इन्फ्लेशन हाईएस्ट लेवल इन डेकेड पे चला गया था 2024 में, और यहाँ पे वेजिटेबल प्राइसेस इसके बहुत बड़े रीजन थे। वेजिटेबल प्राइसेस बड़ी तेजी से बढ़ रहे थे। एक्सपर्ट्स जो है ऑप्टिमिस्टिक है कि फूड इन्फ्लेशन ईज होगा इस साल, और प्रोवाइडेड यहाँ पे मेजर वेदर रिलेटेड डिसरप्शन नहीं होंगे। ऑन एवरेज फूड इन्फ्लेशन इंक्रीज होगा टू 8.4% इन 2024 फ्रॉम 7% इन 2014, और ये 6.8% था 2023 में। रूरल एरियाज में इन्फ्लेशन रेट और ज्यादा थे, 8.39% था
एज कम्पेयर टू 8.38% इन अर्बन एरियाज इन 2024। तो यहाँ पे एक तो वेदर रिलेटेड डिस्ट्रक्शन रहा जिसकी वजह से सब्जियों के दाम बढ़े। इसके अलावा सप्लाई कम हो गया ऑफकोर्स वेदर की वजह से ही। तो यहाँ पर एक अगर आप देखेंगे प्रॉब्लम रहा है कि फूड इन्फ्लेशन ना, वेजिटेबल इन्फ्लेशन स्पेसिफिकली वेजिटेबल्स बहुत वॉलेटाइल रहा है। सब्जियों के दाम भी 10 रुपए से 100 रुपए हो जा रहे हैं, फिर 100 रुपए से 20 रुपए आ जा रहे हैं। तो ऑफ कोर्स ये पहले ज्यादा वॉलेटाइल था जैसा जैसा अभी है। 2024 की अगर बात करें तो वेजिटेबल इन्फ्लेशन बढ़ गया था टू एन एवरेज ऑफ 26.8% एज कम्पेयर टू 5.7% 2023 में, और रूरल एरियाज में 27.7% था देन 25.5% अर्बन एरियाज में। तो ये मिक्स है यहाँ पे डिफरेंट फैक्टर्स का, जैसे कि रेन, बारिश का बहुत ज्यादा हो जाना, डिले होना ऑनसेट ऑफ साउथ वेस्ट मॉनसून, एक्सट्रीम हीट वेव्स एक प्रॉब्लम है। और ये भी नोट किया गया कि जो ट्रांसपोर्टेशन डिफिकल्टीज है वो आती हैं जब रीजन एक्सपीरियंस करता है एक्सेसिव रेनफॉल, और ये हिंडर करता है मूवमेंट ऑफ प्रोड्यूस। आरबीआई की को अगर आप देखें तो जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, इन्होंने रेपो रेट को 2 साल से 6.5% पे रखा हुआ है 11th कंसेक्यूटिव टाइम दिसंबर में। और एक्सपर्ट्स बिलीव करते हैं कि जो चांस है रेट कट का ड्यूरिंग एमपीसी नेक्स्ट मीटिंग, जो 5 से 7 फरवरी मीटिंग चलनी है एमपीसी की, ये भी डिमिनिश हो चुकी है, क्योंकि फूड इन्फ्लेशन अगर इतना हाई नहीं रहता तो रेट कट हो सकता था। तो यहाँ पे रूपी डिप्रिसिएशन भी और ज्यादा वेइंग कर रहा है एमपीसी के डिसीजन पे। पल्सेस, दाल और दूसरे प्रोडक्ट्स जो है, इन्होंने भी सेकंड हाईएस्ट इन्फ्लेशन रेट एवरेज किया है, रिकॉर्ड किया है 13.4%, फॉलोड बाय सीरियल्स एंड प्रोडक्ट्स जो 7.7% पे है। तो यहाँ पे इस आर्टिकल में राइटर को तो नहीं लग रहा कि इस बार भी हम लोग कुछ बढ़िया रेट कट देख पाएंगे। लगातार 12th कंसेक्यूटिव टाइम हमारा इंटरेस्ट रेट जो है अनचेंज्ड रहने वाला है। आते हैं अगले आर्टिकल पे। 80,000 सोना पहुंच चुका है एंड गोल्ड गोज वेयर इट हैज नेवर बीन बिफोर। गोल्ड 80,000 पहली बार इंडिया में आपको देखने को मिलेगा। 10 ग्राम सोना आपको 80,000 पे मिलेगा। एंड यहाँ पे सेफ हेवन डिमांड है, लोगों को लग रहा है गोल्ड भैया सेफ है। ठीक है, मुझे अनसर्टेनिटी लग रही है मार्केट्स में, सिक्योरिटीज मार्केट में, एंड डोनाल्ड ट्रंप भी आ गए हैं तो ग्लोबली भी काफी चीजें अनसर्टेन लग रहा है। तो हम क्या करते हैं, गोल्ड में पैसा डाल देते हैं। गोल्ड यहाँ पे सेफ है, लोग ऐसे सोच रहे हैं। डॉलर भी वीक हो रहा है, तो यहाँ पे सेफ हेवन जो इसका सबसे बड़ा टैगलाइन है गोल्ड का, ये इसकी मदद कर रहा है इस टाइम पे इसके प्राइस को पंप करने में। गोल्ड प्राइसेस बढ़े हैं इन अ लॉक स्टेप, जहां पे रिट्रीट हुआ है डॉलर इंडेक्स में। एंड जब 2 साल प्लस हाई था हमारा 110.17 का, 17 का लास्ट वीक, यहाँ पे ट्रेड टैरिफ्स की एक्सपेक्टेशंस थी, जैसे हमने बोला कि 25% टैक्सेस लगेंगे। तो डॉलर इंडेक्स में काइंड ऑफ फटीग आया है, अब थोड़ी थकान आई है, और कहीं ना कहीं डॉलर अब थोड़ा सा शांत हुआ है और रुपया थोड़ा स्थिर हुआ है यहाँ पे। तो इस ट्रेंड को देख करके इन्वेस्टर्स क्या कर रहे हैं, डॉलर से और दूर जा रहे हैं और गोल्ड में फंड डाल रहे हैं अपना, जिसकी वजह से प्राइसेस इसके बढ़ रहे हैं। तो इसे सेफ इन्वेस्टमेंट कहा जाता है इकोनॉमिक या जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटीज में। और ट्रंप का एरा शुरू हो गया, ट्रंप की पॉलिसीज का एरा, तो यहाँ पे इंक्रीज टैरिफ देखना कोई बड़ी बात नहीं है, अनसर्टेनिटीज देखना कोई बड़ी बात नहीं है। मतलब कल कौन सा रूल किस बारे में आ जाए कुछ पता ही नहीं है। आप बिजनेस कर रहे हो आज, इस रूल के बेसिस पे कल हो सकता है वो रूल है ही नहीं। तो प्राइस स्टेबिलिटी लाइकली डिपेंड करेगी जियोपॉलिटिकल क्लैरिटी पे। यहाँ पे अगर आप देखोगे जो रिवर्सल है डॉलर ट्रेंड्स में, इस पर भी डिपेंड करेगा काफी कुछ। तो टेरिफ्स यहाँ पे काफी चीजें डिसाइड करने वाले हैं कि आगे गोल्ड प्राइसेस जो है ये स्टेबलाइज होता है या नहीं होता है। एंड जो अर्बन और इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स हैं वो कंटिन्यू कर सकते हैं कि गोल्ड बाय करते रहें, क्योंकि वो हेज करना चाहेंगे अनसर्टेनिटीज को, इकोनॉमिक अनसर्टेनिटीज को, और डिमांड रिलेटिवली इसकी वजह से हाई रह सकता है। आते हैं अगले आर्टिकल पे। एफपीआईज स्टिल सावर ऑन फाइनेंशियल सर्विसेज सेल 12,000 करोड़ ऑफ स्टॉक्स। एफपीआईज ने यहाँ पे क्या किया, आप ये देखिए, एफपीआईज ने करीब करीब 12,000 करोड़ के फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनीज बेच दी इंडिया में। तो इन्हें फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनीज क्यों नहीं पसंद। ओवरसीज इन्वेस्टर्स अगर आप देखोगे, इंडियन इक्विटीज में 36,000 करोड़ अक्रॉस 19 सेक्टर्स बेच चुके हैं। 36,000 करोड़ के स्टॉक्स जनवरी 1 से 15 के बीच में, एनएसडीएल के डेटा के अकॉर्डिंग, ये डेटा आपको मैं कोट कर रहा हूँ। और फाइनेंशियल सर्विसेज यहाँ पे सबसे ज्यादा सेलिंग देख रहा है। इन्वेस्टर्स ने 12,200 करोड़ के शेयर्स बेच दिए पहले 15 दिन में, जब इन्होंने 3,000 करोड़ पंप किया था दिसंबर में। ओवरसीज इन्वेस्टर्स ने करीब करीब 58 करोड़ निकाल लिया है 2024 में सेक्टर से। एंड फाइनेंशियल सर्विसेज जो है इनका सिग्निफिकेंट वेट है इंडेक्स में, सबसे ज्यादा लिक्विड काउंटर्स भी हैं, मतलब सबसे ज्यादा वॉल्यूम भी यही होता है, लोग सबसे ज्यादा खरीदना और बेचना यहीं पे करते हैं। एंड ये एक्सप्लेन करता है कि क्यों फॉरेन सेल ऑफ जो है एग्रेसिव है इस सेक्टर में। बैंक्स डिसेंट रिजल्ट्स लेकर आ रहे हैं तो फॉरेन इन्फ्लोज बैंक में आ सकता है, एनालिस्ट का ही कहना है। लेकिन कंज्यूमर सर्विसेज कैपिटल गुड्स जो देखेंगे, यहाँ पे भी हमें फॉरेन आउटफ्लो देखने को मिला है 3500 करोड़ और 2600 करोड़ का।
पहले 15 दिन में इस साल के। तो ओवरसीज इन्वेस्टर्स ने डाइवेस्ट किया कितना, 3,115 करोड़ पावर सेक्टर में ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ जनवरी, जब आफ्टर इन्होंने बेचा 1,800 करोड़ इन दिसंबर। आते हैं अगले आर्टिकल पे, इंडिया ओपन टू डील्स एज यूएस टैरिफ लूम्स। इंडिया इवैल्यूएट कर रहा है मल्टीपल ऑप्शंस टू कोप विद ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशंस इमिनेंट टैरिफ पॉलिसीज। इंडिया क्या कर रहा है यहाँ पे, मल्टीपल ऑप्शंस देख रहा है कि यार टैरिफ पॉलिसीज क्या आ सकती हैं, उसके बेसिस पे क्या क्या प्रिपरेशन किए जाएं। तो डिसीजन हम अप्रोप्रिएट टाइम पे लेना चाहेंगे, और ये पूरा ट्रांजैक्शन बेसिस पे होगा कि आप हमसे 10 रुपए लो, हम आपको 10 रुपए देंगे, इस तरीके से। तो ट्रम्प काफी एग्रेसिव भी है, 10% का टैरिफ इन्होंने अनाउंस किया भी, चाइना पे आपने देखा, राइट। तो जो ट्रेड मेमोरेंडम है ये ऑथराइज करता है यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव को, यूएसटीआर को, कि आइडेंटिफाई ऐसी कंट्रीज को करें जो दुनिया की सबसे बड़ी जो इकोनॉमी है वो उनके साथ निगोशिएट कर पाए अग्रीमेंट्स को बायलैटरल या सेक्टर स्पेसिफिक बेसिस पर। इंडिया यूएस, जो यूएस ट्रम्प का जो पहला स्टेट था एज प्रेसिडेंट, वहां पे हमने ट्रंकेटेड डील, ट्रेड डील्स भी डिस्कस किए थे। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स जो है वो बात कर रही है और कंसल्ट कर रही है वेरियस मिनिस्ट्री के साथ इस इमर्जिंग सिचुएशन में। इंडियन इनकॉर्पोरेशन दिसंबर हायरिंग एट 12 मंथ हाई। इंडियन कंपनीज के आपको पता है कि एक साल में हाईएस्ट लेवल पे हमारी हायरिंग पहुंच गई है। एनुअल रेट जो है 31% हो गया है दिसंबर 2024 में, और यहाँ पे सिग्नल कर रहा है ये सर्च, मतलब इंक्रीज इन जॉब ओपनिंग्स फॉर्मल सेक्टर में। जो लेटेस्ट नंबर है वो ये भी दिखा रहा है कि एक्सेलरेशन आई है हायरिंग एक्टिविटी में रिसेंट मंथ्स में, और एवरेज जुलाई से दिसंबर ग्रोथ ये है 12% ऑन ईयर। ग्रोथ रिफ्लेक्टेड है अक्रॉस 22 ऑफ 27 सेक्टर्स जो मॉनिटर किए गए हैं। और जो कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग है, ये लीड कर रहा है चार्ट्स को विद 60%, 57%, 57% ईयर ऑन ईयर रिस्पेक्टिवली। मोरओवर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जॉब्स जो है ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देख रहे हैं 42% का इन पास्ट 2 ईयर्स। एंड टू बी श्योर अगर आप देखोगे 6 साल में, तो नंबर ऑफ रोल्स ये एक्सपैंड हुए हैं 40,000 से 2,53,000। 36% का सीएजीआर है एआई जॉब्स में। तो अगर आप एआई में अपस्किल कर रहे हैं अपने आप को, तो ऑफ कोर्स आपने देखा होगा कि आपकी स्किल की डिमांड काफी तेजी से बढ़ जा रही है, और आपके पास बेटर पे निगोशिएट करने का भी काफी ज्यादा यहाँ पे आपको मैं कहूंगा बेनिफिट मिल रहा है। तो आज के लिए बस इतने ही आर्टिकल्स हमारे साथ, हम डिस्कस कर लेते हैं एक दो कमेंट्स जो हम डिस्कस करने वाले थे, एंड इसके बाद हम लोग एंड करेंगे आज के वीडियो को। तो एक ही आंसर आया है मेरे पास जो थोड़ा सा डिटेल में है कि किस तरीके से हम लोग हमारे कंजम्पशन को बूस्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले इनका पॉइंट यह है कि लोग जो है अगर कंफर्टेबल हो जाए कि इनकी लाइफ की जो ऑब्लिगेशंस हैं वो सॉर्टेड है, नेसेसिटीज हो गई हैं, तब ये कंजम्पशन जो है ये और ज्यादा कर लेते हैं। तो कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी ऐसी चीज है जो अगर आप फील कराओगे कि लाइफ में, करियर वगैरह में और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, तो उनका ये काफी इंक्रीज हो जाएगा जो कंजम्पशन है। साथ में इनका ये भी कहना है कि इंडिया प्राइस सेंसिटिव कंट्री भी है, तो ऑफ कोर्स यहाँ पे जीएसटी रेट्स वगैरह भी मेरे ख्याल से अगर थोड़े बहुत नीचे आते हैं तो ये बूस्ट कर सकते हैं। अगर डिस्पैरिटी जो है काफी ज्यादा कंजम्पशन में है, ये कहना है इनका कि लोग शॉर्ट टर्म नीड्स के लिए लोन ले रहे हैं, जैसे कि फोन के लिए, जो रिपे नहीं कर पा रहे हैं। तो इमेज वगैरह पे लोग फोकस कर रहे हैं, प्रीमियम चीजों पे मतलब ज्यादा फोकस कर रहे हैं। और दूसरा एक प्रॉब्लम ये भी है कि इन्फ्लेशन, फूड इन्फ्लेशन इन्होंने कोट किया कि 100 ग्राम धनिया 70 रुपए का मिल रहा था एक टाइम पे। तो ये एक प्रॉब्लम है, और हेल्थ केयर वगैरह को भी लेकर लोगों को थोड़ी टेंशन रहती है। तो कहीं ना कहीं लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी और ये सारी चीजें भी कहीं ना कहीं हमें प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो यहाँ पे हमें क्या करना चाहिए, इन्वेस्ट करना चाहिए थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए। गवर्नमेंट को इस बजट इन्वेस्टमेंट्स अनाउंस करना चाहिए कि हम इनकम को इंक्रीज करने के लिए लोगों को बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज दे पाए। इसका तुरंत फिक्स मेरे ख्याल से कोई नहीं है। तीसरा जो प्रॉब्लम है वो है अनएम्प्लॉयमेंट का, नो इनकम नो कंजम्पशन। तो यहाँ पे जो एजुकेशन सिस्टम है यहाँ पे इन्हें रिफॉर्म्स की जरूरत है, इनका कहना है, ताकि इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज आए। और जो गवर्नमेंट है वो रन करे काफी सारी स्कीम्स, जैसे यूथ एम्प्लॉयबल होगा, लेकिन इसका रिजल्ट देखने को नहीं मिल रहा। तो कहीं ना कहीं एक सर्टेन एज है जहाँ पे लोग अपस्किल नहीं करना चाहते हैं, फटीग हो जाता है कि यार कब तक नई चीजें सीखते रहेंगे, 15 साल से काम कर रहे हैं, 20 साल से काम कर रहे हैं। तो ये भी एक प्रॉब्लम है कि इससे भी लोगों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। एंड एक एजुकेशन सिस्टम रिफॉर्म्स, इनका ये भी कहना है कि लाना बहुत जरूरी है। और इन्होंने एक पॉइंट कोट किया है फीमेल पार्टिसिपेशन का एम्प्लॉयमेंट में, कि फीमेल कई बार खुद नहीं काम करना चाहती, ये भी होता है, लेकिन कई बार फैमिली उन्हें काम नहीं करने देना चाहती है। तो फीमेल एम्प्लॉयमेंट अगर आप इंक्रीज करना चाहोगे, फैमिली एनवायरमेंट, बेटर एनवायरमेंट अगर आप या चाइल्ड केयर दे पाओगे, तो इससे
पर इनकम जो हाउस होल्ड है, पर कैपिटा हाउस होल्ड इनकम है, वो इंक्रीज होगा और कंजप्शन काफ़ी बढ़ेगा अगर हस्बैंड वाइफ दोनों काम करते हैं। ये बात काफ़ी लॉजिकल है। लेकिन फीमेल पार्टिसिपेशन बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट इस बार ऑलरेडी यहाँ पे एक पॉलिसी ला रही है, जहाँ तक मुझे याद है इस बजट के अगर आप देखोगे हाइलाइट्स में, तो शायद 1 या 2 वीडियो पहले हमने डिस्कस किया कि गवर्नमेंट यहाँ पे फीमेल पार्टिसिपेशन को इंक्रीज़ करना चाहती है। इंडिया में 77% मेल पार्टिसिपेशन है, हमने डिस्कस किया था, और 41% फीमेल पार्टिसिपेशन है, जो ग्लोबल एवरेज से कम है। ग्लोबली भी अगर आप देखेंगे तो 85% समथिंग है, और 49% है ग्लोबल एवरेज पूरी दुनिया में फीमेल का। तो इंडिया दोनों जगह पे पीछे है। और फिफ्थ, इंडिया का जो रेपुटेशन है ऑफ फैमिली, ये डिपेंडेंट है ऑन काइंड ऑफ जॉब्स, जो फैमिली मेंबर्स यहाँ पे एम्प्लॉय किए जाते हैं। तो अगर गवर्नमेंट जॉब जो है और हाईली रिस्पेक्टेड प्राइवेट जॉब जो है, यहाँ पे हाई पे अप्रिशिएट किया जाएगा अगर मिले तो। और बिज़नेसेस और मैन्युफैक्चरिंग को हम अप्रिशिएट करते नहीं हैं, और फैमिली और यूथ इसलिए ज़्यादा रिस्क नहीं लेते हैं। तो कहीं न कहीं अच्छा ये भी चीज़ है कि गवर्नमेंट जॉब को बहुत ज़्यादा ग्लोरीफाई किया जाता है, रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा है हमारे यहाँ। अब गवर्नमेंट जॉब में चाहे कितना ही कमा रहे हो और एक बिज़नेस वगैरह कर रहे हो, तो उसकी कहीं न कहीं रिस्पेक्ट कम रहती है। तो ये तो देखिए कल्चरल चेंज है, राइट? तो और गवर्नमेंट जॉब्स हम ज़्यादातर लोगों को दे नहीं सकते हैं, और हर आदमी बड़ी सिटीज़ में जा भी नहीं सकता है। तो छोटी सिटीज़ में मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड और दूसरे अगर जॉब्स आते हैं, बेटर बिज़नेस का एनवायरनमेंट क्रिएट होता है कि छोटी सिटी शहर के लोग भी बिज़नेस स्टार्ट करें अपने शहर में, तो इससे काफ़ी मदद मिल सकती है। तो ये ओवरऑल इनका इनके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो इन्होंने रखे हैं। तो ज़्यादातर चीज़ें ऐसे हैं जो फिक्स है, ये लॉन्ग टर्म फिक्सेस हैं। यहाँ पे गवर्नमेंट को इस बजट चीज़ें लानी तो होंगी, लेकिन इसका इम्प्लीकेशन और इसका इफ़ेक्ट काफ़ी लॉन्ग टर्म में आएगा। तो मैं भी इसका आंसर सोच रहा हूँ, तो मैं बजट के 1 दिन पहले ही आपको इसका आंसर दूँगा जो मैंने सोचा है। उससे पहले मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि आप आंसर देते रहोगे डेली सोच करके। ये काफ़ी यहाँ पे क्रिटिकल थिंकिंग आपको अप्लाई करनी होगी कि किस तरीके से ये चीज़ की जा सकती है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर इसे सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, एंड लाइक भी कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद।